बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक ने 30 सितंबर 2021 तक गोल्ड लोन, होम लोन और कार लोन पे प्रोसेसिंग पे काफी छूट रखी हुई है। होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.9%, गोल्ड लोन पे 20 लाख के गोल्ड लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.10% और कार लोन पे मिल रहा है 7.30%। अकाउंट अगर सिंडिकेट बैंक में तो सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुकी है। दोस्तों 30 जून 2021 से पहले आपके पुराने चेक बदली हो जाएंगे क्योंकि IFSC कोड चेंज हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। दोस्तों शहरी युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 तक की राशि इंटरेस्ट फ्री दी जा रही है और इस योजना का लाभ 1 ईयर तक आप ले सकते हैं और इस योजना को 31 मार्च 2022 तक ही लोन स्वीकृत किए जाएंगे। वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे लोन के बारे में जिस लोन को लेने के बाद दोस्तों आपको हर महीने EMI भरने की बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और साथ में बैंक ने ये भी कहा है कि दोस्तों उसकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आप आपके हिसाब से भर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी बैंक आपको इस लोन में दे रही है। इस लोन को कहा जाता है बैंक की तरफ से EMI फ्री लोन। दोस्तों ऐसे लोन को आप किस तरह से ले सकते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसका सारा बेनिफिट आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ऐसी पूरी जानकारी जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। EMI फ्री लोन में जो भी इंटरेस्ट है वही आपको हर महीने भरना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपीस का लोन आप ले रहे हो और सालाना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको एवरी मंथ 1% के हिसाब से 1000 रुपीज आएगा। वही 1000 रुपीज आपको EMI फ्री लोन में भरना है। दोस्तों EMI फ्री लोन में प्रिंसिपल का 10% अमाउंट आपको भरना होता है आफ्टर 6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपीस का लोन लेते हैं तो 6 महीने बाद आपको 10% यानी 10,000 रुपीस भरना होता है। ऐसे पेमेंट को बैंक बुलेट रीपेमेंट कहती है। EMI फ्री लोन लेने के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए? तो दोस्तों सैलरीड पर्सन है तो उनकी इनकम एवरी मंथ 30,000 या 30,000 से अबव होनी चाहिए और बिजनेस पर्सन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी इनकम 30,000 से ज्यादा है मंथली। फ्री लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट सारे आपके वेरीफाई होने के बाद ओके होते हैं तो बैंक ने कहा कि विदिन 24 आवर्स में ये लोन दिया जाता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो EMI फ्री लोन का आवेदन आप सभी सरकारी बैंकों में कर सकते हो, प्लस आप सभी NBFC बैंक यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बैंक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। EMI फ्री लोन में आप जब चाहे रीपेमेंट कर सकते हो और जितना चाहिए अमाउंट आप रीपेमेंट कर सकते हो और इसमें 1 टाइम सेटलमेंट करते समय भी आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते हैं। तो EMI फ्री लोन में आप प्रिंसिपल अमाउंट 3 मंथ्स में, 6 मंथ में या बुलेट रीपेमेंट के द्वारा कर सकते हैं या तो फिर आप 1 टाइम भर के भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी EMI फ्री लोन में अवेलेबल है। EMI फ्री लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है अप्रोक्सीमेटली 12% और इसका लोन ड्यूरेशन पीरियड आपको अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स तक मिल सकता है। दोस्तों EMI फ्री लोन के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कोविड के इलाज के लिए बैंक दे रही है कोविड लोन 25,000 से 5 लाख तक लोन दे रही है बैंक सैलरीड, पेंशन वालों को और नॉन सैलरीड। दोस्तों 5 इयर्स तक लोन ड्यूरेशन मिलेगा और 8.5% इंटरेस्ट तक लोन मिलेगा। दोस्तों IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस की कोई भी योजना का लाभ आप घर पे यानी डोर स्टेप पे ले रहे हो तो आपको पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज चार्जेस प्लस GST लगेंगे और ये लागू होगा 1 अगस्त 2021 से। अभी तक ये सुविधा फ्री थी। ऐसे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और आप उसमें 3 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं करते यानी पैसे की लेन देन नहीं करते तो ऐसे स्थिति में अकाउंट बंद हो जाता है और दोस्तों पोस्ट ऑफिस से जुड़ी जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट किए उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम खातेदारों के लिए एक अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस ने कहा है कि ग्रामीण डाकघर में अब दिन में 20,000 तक रुपीस निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5,000 थी।
वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे बैंक बंद हो रहे हैं और दूसरा बैंक से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया गया है तो दोस्तों ऐसे केस में अगर कुछ फ्रॉड होता है, यानी पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस में कुछ भी फ्रॉड होता है, तो ऐसे केस में आप पैसे कैसे रिफंड ले सकते हैं और पोस्ट ऑफिस हमें कितने टाइम तक पैसा रिटर्न देता है और ऐसे क्लेम फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करने पड़ते हैं, तो ऐसी पूरी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कोई भी फ्रॉड होता है तो पोस्ट ऑफिस एसओपी जारी करती है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हैं, उस द्वारा आप क्लेम करके प्रोसीजर कर सकते हैं। इससे पहले पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कुछ भी फ्रॉड होता है तो ऐसी प्रोसीजर नहीं थी। दोस्तों आज के डेट में डाकघर ने जाहिर किया गया है कि ऐसे केस में 4 तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में क्लेम कर सकते हैं। उस 4 तरीके को आज मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस के फ्रॉड केस में आप 4 तरीके से क्लेम कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जिस ब्रांच पे आपने अकाउंट ओपन किया है या तो इन्वेस्ट किया हुआ है उस स्कीम में, तो उस होम ब्रांच में जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं क्लेम फॉर्म का। या तो दूसरा तरीका है कि आप ईमेल द्वारा भी पोस्ट ऑफिस में क्लेम फॉर्म भर के क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर फ्रॉड होता है तो दोस्तों तीसरा तरीका है कि आप स्पीड पोस्ट से क्लेम कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में, और चौथा तरीका है रजिस्टर पोस्ट से भी आप क्लेम कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो दोस्तों आप जब चाहे क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी समय सीमा नहीं है पोस्ट ऑफिस का फ्रॉड होने के बाद फॉर्म भरने के लिए। पोस्ट ऑफिस स्कीम में फ्रॉड होता है तो आप फिजिकली कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपको कंपलसरी भर के पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लेम करते समय आपको 2 चीजें उसमें लिखनी पड़ेगी क्लेम फॉर्म में। सबसे पहले तो आप क्लेम क्यों कर रहे हैं और क्लेम किस तरह का कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में अगर फ्रॉड होता है तो आप नॉन फिजिकली क्लेम करते हैं, यानी ईमेल द्वारा क्लेम करते हैं, तो आपको प्रॉपर ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस प्रूफ प्रॉपर देना है, ताकि पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को आपको संपर्क करने में या तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में मदद हो। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में फ्रॉड होने के बाद आपको उस क्लेम फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले पहचान पत्र यानी आपको पैन कार्ड कॉपी देना है, और दूसरा एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और उसका जेरॉक्स कॉपी आप देते समय आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है उस क्लेम फॉर्म के साथ। पोस्ट ऑफिस के क्लेम के फॉर्म के साथ और भी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस का पासबुक आपको देना होगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा रजिस्टर सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, और तीसरी अहम चीज जो आपने पैसा भरा है उसकी डिपॉजिट की रिसिप्ट, वो भी आपको जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके क्लेम फॉर्म में अटैच करनी है। पोस्ट ऑफिस का क्लेम फॉर्म भरते समय आप सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अधिकारी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं साथ में। आपने जैसे ही क्लेम फॉर्म सबमिट किया तो उसके 7 डेज के अंदर पोस्ट ऑफिस उसको प्रोसीजर कर देता है। अगर 7 डेज के अंदर ऑफिसर को लगता है कि इसमें कुछ जानकारी और चाहिए तो 7 डेज के अंदर ही आपको संपर्क करके उस जानकारी को जुटा पाएंगे। क्लेम फॉर्म होने के बाद 10 दिन के अंदर डिवीजन ऑफिस में आपका क्लेम फॉर्म सबमिट होता है। उसके बाद डिवीजन ऑफिस से आपको यूनिक रजिस्टर नंबर दिया जाता है, उस रजिस्टर नंबर द्वारा आप क्लेम प्रोसीजर को ट्रैक कर सकते हैं या तो चेक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जैसे ही आपको यूनिक नंबर मिलता है तो उस डेट से लेके 30 दिन के डेट के अंदर आपको पैसा रिटर्न मिलता है आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट। अगर दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है तो 90 डेज के अंदर भी पैसा रिटर्न मिलता है। जैसे कि अगर आपका क्लेम अमाउंट ज्यादा हो सकता है तो ऐसे केस में पोस्ट ऑफिस फॉरेंसिक जांच के तहत 90 डेज भी ले सकती है। पोस्ट ऑफिस से 90 डेज के बाद भी आपका पैसा अगर रिटर्न नहीं मिलता है क्लेम में, तो दोस्तों आप सीपी ग्राम पोर्टल में भी शिकायत कर सकते हैं ऐसे केस में। तो सबसे अहम बात, कभी कभी पोस्ट ऑफिस अधिकारी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पासबुक और ओरिजिनल डिपॉजिट का रिसीट आपसे ले सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको डुप्लीकेट पेपर्स बना के लेने हैं पोस्ट ऑफिस से। अगर पोस्ट ऑफिस से डुप्लीकेट पेपर नहीं दिए जाते तो आपको ओरिजिनल सबमिट का एक रिसीट आपके पास रखनी पड़ेगी, ताकि आपको पैसा आने तक वो संभाल के रखनी है क्लेम फॉर्म में। पोस्ट ऑफिस के स्कीम में कुछ भी फ्रॉड होता है या तो अकाउंट में कुछ भी तकलीफ होती है, तो दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेके आप कैसे लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी किन लोगों को मिलेगी और इसमें कैसे आवेदन करना है, ऐसी पूरी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। लेकिन चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी यानी पूरे इंडिया में आज 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस चाहती है कि उनकी फ्रेंचाइजी से लोगों को बेनिफिट मिले। तो दोस्तों इस फ्रेंचाइजी को लेके यानी पोस्ट ऑफिस आप खुद ओपन करके बहुत सारी कमाई कमा कर सकते हो। इस अंतर्गत पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी में 2 टाइप फ्रेंचाइजी मिलती है, एक मिलती है आउटलेट फ्रेंचाइजी और एक मिलती है पोस्टल फ्रेंचाइजी। दोनों उसमें आप आवेदन कर सकते हो, ग्रामीण विभाग में भी और शहरी विभाग में भी। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको दोस्तों 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और दोस्तों उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आप कमीशन द्वारा कमा सकते हो लाखों। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 18 साल के ऊपर एज होनी चाहिए और दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑथोराइज www.indiapost.gov.in पर जाके फॉर्म डाउनलोड करना है पोस्ट फ्रेंचाइजी का और उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका इनकम कैसे मिलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको MOU साइन करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस से, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट आपसे साइन होगा और उसमें सारी बातें यानी सबसे अहम बात की उसमें कमीशन ऑलरेडी फिक्स होता है। उस कमीशन द्वारा प्रोडक्ट और सर्विसेज देके आप इनकम कमा सकते। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर उसकी सहायता करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें आपको हर महीने इंटरेस्ट द्वारा इनकम मिलेगी। दोस्तों इसका आवेदन आपको कहाँ करना है और इसका लाभ कैसे मिलेगा और किन किन लोगों को मिलेगा, ऐसी पूरी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। लेकिन दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के डेट में कौन नहीं चाहता है कि अपना पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो दोस्तों सरकार की 100% गारंटेड स्कीम है, वो स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको मंथली फिक्स इनकम मिलती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपया भर सकते हैं और मैक्सिमम आप 4.5 यानी 4.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं सालाना। लेकिन दोस्तों अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो तो आप सालाना 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करना है और दोस्तों इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल और 5 साल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों आयु होनी चाहिए 10 साल से ऊपर, यानी भारतीय कोई भी नागरिक इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है जिनकी एज 10 साल से ऊपर है। लेकिन दोस्तों 10 से 18 साल के अंदर का अकाउंट उनके माता पिता हैंडल करेंगे और दोस्तों इनकी एज में 10 से 18 में आपको 3 लाख तक ही इन्वेस्ट करने मिल सकता है सालाना। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों पेमेंट कब मिलता है, दोस्तों आपको जैसे अकाउंट ओपन होने के 1 मंथ बाद आपको इंटरेस्ट द्वारा हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में इनकम जमा होता है और ये इनकम आपको 5 साल तक मिलता है जब तक आपका अकाउंट मैच्योर नहीं होता। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों 6.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है और दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होते रहता है सालाना। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिल सकता है 300 रुपीज। आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 600 रुपीज। अगर आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 900 रुपीज। 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1200 रुपीज। तो दोस्तों इस प्रकार आप मैक्सिमम 4.5 लाख तक इन्वेस्ट करके मंथली 2500 तक या उसके अबाव तक इंटरेस्ट ले सकते हैं हर महीना। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों 1 साल तक आप इनकम नहीं निकाल सकते यानी विड्रॉ नहीं कर सकते और 1 साल के बाद 3 साल के बीच में अगर आप विड्रॉ करते हो उसमें अमाउंट तो दोस्तों आपको 2% डिडक्शन करके अमाउंट रिटर्न दी जाती है और 3 साल के 5 साल के बीच में अगर आप अमाउंट निकालते हो जरूरत पैसे की जरूरत के लिए तो आपको 1% डिडक्शन कट करके अमाउंट रिटर्न दी जाती है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों
जो अप्लीकेंट है वो 5 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी राशि नॉमिनी को दी जाती है, और उसके बाद अकाउंट अगर अप्लीकेंट को ट्रांसफर करना है तो दूसरे पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस वो ट्रांसफर भी कर सकता है उस अकाउंट को। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10 साल से 18 साल के बीच के बच्चे का अकाउंट ओपन करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम का आपको फॉर्म भर के आवेदन करना है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में दोस्तों अंडर सेक्शन 80C यानी इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलती है, लेकिन टीडीएस आपका कट नहीं होता, लेकिन जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलती है उसमें टैक्स लगता है। और मैच्योरिटी पे दोस्तों जो अमाउंट 5 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगी उसमें भी इनका इनकम टैक्स कट होगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में दोस्तों आपकी कोई भी अगर आपका मन में सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ से आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 की है। आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए ऑथोराइज वेबसाइट है www.epfindia.gov.in पर जाकर भी आप आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने न्यू अपडेट लाया हुआ है डेबिट कार्ड पे। जब भी आपका डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर उसको वापस आपको मिल जाता है तो ऐसे स्थिति में आप कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए आपको न्यू कार्ड खरीद कर चार्जेस भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है ईयरली 6.80% और कार लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है ईयरली 7.15%। और बैंक ने 31 दिसंबर 2021 तक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, पेंशन लोन, माय प्रॉपर्टी लोन पर प्रोसेसिंग फी और सर्विस चार्जेस 0 रखे हुए हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने माय सैलरी अकाउंट लाया हुआ है। इसमें बैंक 23 लाख का मुनाफा दे रही है, 20 लाख का फ्री इंश्योरेंस दे रही है और 3 लाख रुपीज का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रही है। बैंक ने कहा है कि 10,000 से 25,000 तक के मंथली सैलरीड वालों को सिल्वर अकाउंट में रखा हुआ है। 25,001 रुपीज से लेके 75,000 मंथली सैलरीड वालों को गोल्ड अकाउंट में रखा हुआ है और 75,000 से लेके 150 लाख रुपीज तक के मंथली सैलरीड वालों को प्रीमियम अकाउंट में रखा हुआ है। और 1.5 लाख से सैलरी जिनकी ज्यादा है मंथली उनको प्लेटिनम अकाउंट में रखा हुआ है। दोस्तों आरबीआई के मुताबिक बैंक के एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा अगर उस एटीएम में कैश नहीं होगी तो ऐसे स्थिति में आरबीआई 10,000 तक पेनल्टी उस बैंक में लगाएगी। और दोस्तों ये नियम लागू होगा 1 अक्टूबर 2021 से। दोस्तों आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं कार्ड पेमेंट के लिए। अब ऑनलाइन कार्ड पेमेंट करते समय आपको टोकन सिस्टम लेना होगा और ये नियम लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। आरबीआई ने ट्वीट करके कहा है कि 22 में रात को 12 बजे से 23 में दोपहर 12 बजे तक एनएफटी सर्विस बंद रहेगी, क्योंकि एनएफटी सर्विस में कुछ अपग्रेडेशन करना है आरबीआई को, इसके लिए एनएफटी सर्विस बंद रहेगी। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे एनएफटी में तो आपको दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों आरबीआई ने न्यू अपडेट लाया हुआ है, जैसे कि बल्क पेमेंट है जो NACH के अंतर्गत होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इस सर्विस को 1 अगस्त 2021 से लागू होगा। इस सर्विस लागू होने के वजह से हफ्ता के 7 दिन ये सर्विस एक्टिव होगी। बैंक हॉलीडे होगा तभी भी ये सर्विस एक्टिव होगी। उसके वजह से पेंशन और वेतन हमें बैंक हॉलीडे और बैंक की सर्विस नहीं होगी तभी भी मिल सकता है। तो ऐसे अपडेट जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आरबीआई ने ट्वीट करके कहा है कि पुराने नोट्स और सिक्कों की खरीदारी और बिक्री के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में लोगों से शुल्क, कमीशन और टैक्स लिया जा रहा है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में आरबीआई हस्तक्षेप नहीं करती है और आरबीआई ने यह भी कहा है कि इसके लिए ना ही कोई संस्था या व्यक्ति या कंपनी को अधिकृत किया हुआ है। दोस्तों वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट के बारे में पूरी जानकारी और रियल एस्टेट बिजनेस में आप कैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब। रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट होता है भौतिक संपत्ति, जैसे कि मकान, प्लॉट, फ्लैट, इंडस्ट्रियल गाले। तो इस प्रकार जमीन की सारी जो भी
व्यवहार होते हैं वो सब आते हैं रियल एस्टेट बिजनेस। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस 4 पार्ट में होता है। पहला होता है कमर्शियल, फिर होता है रेसिडेंशियल, फिर होता है इंडस्ट्रियल और चौथा होता है प्लॉट। तो रियल एस्टेट में 2 टाइप होता है। एक होता है रियल एस्टेट एजेंट, उनको प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो मकान किराए पे देना, बेचना, सेल करना, तो इस प्रकार का काम करते हैं दोस्तों। और दूसरे होते हैं बिल्डर, जो कि मकान इंडस्ट्रियल एस्टेट के गाले, कमर्शियल अपार्टमेंट इस द्वारा बना के बेचते या तो रेंट पे देते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट में 7 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला होता है मकान मालिक बनना यानी इन्वेस्टर। दोस्तों जैसे कि वो शॉप, फ्लैट खरीदते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में और अच्छे भाव में बेचते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में दूसरा प्रकार होता है फ्लिप प्रॉपर्टी। इसमें दोस्तों पुराना बिल्डिंग पूरा बाय करते हैं, या तो फ्लैट खरीदते हैं पुराना, या तो मकान खरीदते हैं, या तो इंडस्ट्रियल गाला, इस प्रकार उसको रिन्यू करके दोस्तों मॉडर्न लुक देख के सेल करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लिप प्रॉपर्टी। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में तीसरा प्रकार होता है एस्टेट एजेंट, उनको प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि वो प्रॉपर्टी सेल करना, बाय करना या दोस्तों हेवी डिपॉजिट पे देना, इस प्रकार का काम करते हैं, वो आते हैं रियल एस्टेट एजेंट में। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में चौथा प्रकार है फोटोग्राफर। जैसे कि दोस्तों आज डिजिटल दुनिया है, उसमें दोस्तों आज जैसे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोग जाते हैं उनके वेबसाइट पे, तो उसमें अच्छे फोटो अपलोड करने पड़ते हैं। इसके लिए दोस्तों बिल्डर लोग अच्छे फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर कर हायर करते हैं और वहां से उनसे फोटो अपलोड कराते हैं वेबसाइट पे। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में 5वां प्रकार आता है प्लॉट डीलिंग। दोस्तों इस प्लॉट डीलिंग में आप सेल करना, बाय करना और प्लॉटिंग करना, इस प्रकार का 5वां प्रकार आता है प्लॉट डीलिंग का। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में 6 नंबर पार्ट आता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट दोस्तों जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी में बहुत सारी प्रॉपर्टी आज सेल करने के लिए रहती है, तो उस प्रॉपर्टी को आप मैनेज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे रेंट वसूल करना, प्रॉपर्टी टैक्सेस भरना और प्रोजेक्ट के ख्याल रखना, इस प्रकार आता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में 7वां प्रकार है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दोस्तों जिसको कंस्ट्रक्शन की जानकारी है, सालों से एक्सपीरियंस है, वो इस फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों सिविल इंजीनियर स्टूडेंट भी इसमें अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में अगर आपको एजेंट बनना है या प्रॉपर्टी डीलर बनना है, तो दोस्तों आपके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, और वो लाइसेंस देता है जिला उपायुक्त। और दोस्तों पर्सनल नाम से लेने के लिए आपको 25,000 तक का राशि खर्चा आ सकता है, और आप किसी कंपनी के नाम से रियल एस्टेट बिजनेस चलाते हो तो दोस्तों उसमें 50,000 तक का आपका खर्चा हो सकता है लाइसेंस के लिए। दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस की कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं जैसे बिल्डर, डेवलपर, तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहला कि दोस्तों आप प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो इंडिविजुअल, अगर आपका पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, या तो फिर आप बना सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म में दोस्तों आपको देना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड, और दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देना होगा आपको MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रॉपर्टी रिलेटेड दोस्तों सारा बिजनेस आता है GST के अंतर्गत। इसके लिए आपको कंपनी स्थापित करते समय GST रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। दोस्तों प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं ऐसे पेंशन प्लान योजना लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि सारी जिंदगी आपको पेंशन मिल सकती है। दोस्तों उसके लिए है सरल पेंशन प्लान योजना, जो 1 अप्रैल 2021 से IRD ने लागू किया है सभी बैंकों में और सभी पॉलिसी कंपनी में। दोस्तों तो ये बीमा योजना जानने के लिए दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये बीमा की प्रीमियम आप 1 टाइम भरोगे वो भी आपको रिटर्न मिल जाती है। दोस्तों तो ये सारी बेनिफिट जानने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सरल पेंशन योजना यह है, यूनिटी प्लान है। इस प्लान को लेने के बाद 6 महीने के बाद तुरंत वो पेंशन आपको चालू हो जाती है। पेंशन आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो दोस्तों, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जैसा आपको चाहिए वैसे आप पेंशन एवरी मंथ भी ले सकते हो। दोस्तों सरल पेंशन प्लान योजना जब भी आप लेते हो दोस्तों तो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहेगा। और दूसरा सेकंड कि जब भी आपके यानी जब भी एप्लीकेंट की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों जो प्रीमियम आपने भरा है 1 टाइम उसका अमाउंट आपके नॉमिनी को दिया जाता है। या तो दोस्तों आप ज्वाइंट में अगर पेंशन प्लान लेते हो तो आपके बाद आपके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहेगी। और दूसरी बात, जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाती है तो जिन्होंने और दोनों ने मिलकर जो नॉमिनी रखा है
उनको वो पेमेंट जो आपने भरा था वन टाइम प्रीमियम वो उनको रिटर्न दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो रिटर्न पेमेंट में आपको बोनस नहीं मिलेगा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। जितना प्रीमियम आपने भरा है वन टाइम वही पेमेंट उनके नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों सरल पेंशन योजना कौन ले सकता है? तो दोस्तों जिनकी आयु 40 साल से 80 साल तक है वो सरल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो ये लोग ले सकते हैं सरल पेंशन प्लान योजना। दोस्तों सरल पेंशन योजना कब मिलेगी? तो दोस्तों ये चॉइस करने के लिए जो पेंशन होल्डर है वो खुद चॉइस कर सकता है। एवरी मंथ ले सकता है पेंशन, या क्वार्टरली ले सकता है, या तो ईयरली ले सकता है, या तो हाफ ईयरली ले सकता है। 4 विकल्प उनके पास रहेंगे। दोस्तों मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ, सरल पेंशन योजना एवरी मंथ 1000 रुपया, या फिर आप क्वार्टरली 3000 रुपया, 6 महीने में 6000 रुपया, या सालाना 12000, इस प्रकार आप मिनिमम सरल पेंशन योजना ले सकते। दोस्तों सरल पेंशन योजना में आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो। लोन फैसिलिटी सरेंडर वैल्यू के 95% तक आपको लोन मिल सकता है। अगर कोई घर में बच्चे या कोई गंभीर बीमार है तो आप ये चॉइस भी कर सकते हो। और दूसरी दोस्तों, जब भी आप ये पॉलिसी लेते हो उसके 6 मंथ के बाद भी आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों सरल पेंशन योजना में आयु 40 से 80 साल तक होनी चाहिए, और उसमें दस्तावेज है, उसमें आप आईडी प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे दस्तावेज जरूरी है। दोस्तों सरल पेंशन योजना आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइड से कर सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है उस पे जाके आप कर सकते हो, या तो फिर आप ऑफलाइन करना है तो आपको बैंक में जाना है, या तो इंश्योरेंस कंपनी में जाके आवेदन करना है। दोस्तों सरल पेंशन योजना में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी वन टाइम प्रीमियम जो भर सकते हैं वो है मिनिमम 2 लाख, फिर 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से 25 लाख, और 25 लाख से अबव, ऐसे स्लैब आप भर सकते हो वन टाइम प्रीमियम। दोस्तों सरल पेंशन योजना में आप वन टाइम प्रीमियम भरेंगे, उसमें अप्रोक्सीमेटली मंथली कितना पेंशन आएगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2 लाख रुपया वन टाइम प्रीमियम भरते हो तो आपको आ सकता है 1000 एवरी मंथ। अगर 5 लाख आप भरेंगे तो आपको आ सकता है 2500। अगर आप 10 लाख भरेंगे तो आपको आ सकता है 7500 रुपया एवरी मंथ पेंशन। तो दोस्तों सरल पेंशन योजना आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडसइंड बैंक दे रही है सेविंग अकाउंट पे 5%, बंधन बैंक दे रही है सेविंग अकाउंट पे 6%, और आरबीएल दे रही है सेविंग अकाउंट पे 6.25%, और डीसीबी बैंक दे रही है सेविंग अकाउंट पे 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई अपने ग्राहक के लिए दे रहा है 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो भी फ्री। लेकिन दोस्तों ये जनधन अकाउंट के लिए ही वैलिड है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आप एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग करते हो और उस कार्ड को आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है, तो वो कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट है या नहीं ये जानने के लिए दोस्तों आप 567676 पर DCEMI करके सेंड कीजिए। ऐसे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई ने किसान ग्राहकों के लिए घोषणा की है, जिनके भी एसबीआई में केसीसी अकाउंट है उनको केसीसी रिव्यू के लिए अभी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। बैंक ने कहा है कि केसीसी रिव्यू के लिए वो एसबीआई के योनो ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका अकाउंट अगर एसबीआई में, तो ये न्यूज आपके लिए 30 जून 2021 से पहले आपका अकाउंट में पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट से 1000 रुपया पेनल्टी कट होगी, और ऊपर से आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट के जो भी फैसिलिटी है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों आप अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदने जाते हो तो दोस्तों अगर वो डील कैंसिल होती है तो आपने जो भरा हुआ स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है उसमें से रजिस्ट्रेशन आपको अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगी, स्टैंप ड्यूटी की 98% अमाउंट रिफंड मिलेगी। इसके लिए हमेशा दोस्तों आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो रिसिप्ट अपने नाम पे ही बनाइए, और ये रिफंड आने के लिए जाता है 1 ईयर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं और इसका आवेदन कहां करना है। दोस्तों ऐसी जानकारी जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में आरंभ की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा बचत गट के लिए आरंभ की गई थी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए बेटियों के लिए खास करके ये सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई है।
सुकन्या समृद्धि योजना में परिवार में 2 बेटियां ही लाभ ले सकती है। अगर जिस घर में जुड़वा बेटी है तो उस घर में 3 बेटियों तक भी लाभ मिल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना का। सुकन्या समृद्धि योजना आप केवल 250 रुपए से खोल सकते हैं अकाउंट और अधिकतम सीमा 1.5 लाख तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको 14 साल तक निवेश करना है और उसमें कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है। आप एवरी मंथ एवरी ईयर तक कम से कम आपको 250 रुपया तो मिनिमम इस अकाउंट में भरना है सुकन्या समृद्धि योजना में। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए दोस्तों बेटी की एज 0 से लेकर 10 आयु तक होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो सुकन्या समृद्धि खाता आप खोल नहीं सकते। सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों आप लोन का आवेदन नहीं कर सकते, इसमें लोन फैसिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों बच्चे 18 साल के होने के बाद आपको 50% तक राशि आप यूज कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता धारक होंगे उनके माता पिता बच्ची के, और उसके बाद 18 साल आयु होने के बाद बच्ची उस खाते को ऑपरेट कर सकती है। दोस्तों इसमें अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उसी टाइम पे वो अकाउंट बंद कर देती है और नॉमिनी को उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों मिनिमम आपको साल में वित्तीय वर्ष में 250 रुपया तो कम से कम आपको उस अकाउंट में भरना है। अगर आप वो नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट माना जाता है और आपको 50 रुपीज चार्जेस लगते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है और आप अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो 5 साल तक आप नहीं कर सकते। अगर 5 साल के बाद किसी रीजन से आप अकाउंट बंद करते हैं दोस्तों तो आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह 4% सालाना इंटरेस्ट से पैसा रिटर्न मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C की तहत आपको सालाना 1.5 लाख तक का टैक्स रिलीफ मिलेगा। प्लस दोस्तों इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल और मैच्योरिटी अमाउंट सारे अमाउंट टैक्स फ्री मानी जाती है इस अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना में 14 साल तक निवेश करना है दोस्तों, लेकिन 21 साल तक मैच्योरिटी पीरियड है। 21 साल के बाद मैच्योरिटी मिलती है दोस्तों। अगर इस बीच में बच्ची की अगर शादी फिक्स होती है 18 साल के बाद तो दोस्तों उस टाइम पे आप पूरी राशि ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन करने के लिए जरूरी है दस्तावेज। दोस्तों दस्तावेज के लिए चाहिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑनलाइन जाके सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और वो फॉर्म पूरा भर के आपको बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में आप उसका आवेदन करके सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, बैंक में खोल सकते हैं और ट्रांसफर की फैसिलिटी पोस्ट से बैंक या बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, हम जरूर उस सवाल का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइए, पसंद आए तो शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो दोस्तों अगर आपका डील कैंसिल होता है और आपने उसमें टोकन मनी दे के रखा है दोस्तों तो आपका टोकन मनी रिफंड नहीं देते कोई डेवलपर। अगर कोई डेवलपर रिफंड देते भी है दोस्तों तो 10 से 15% अमाउंट कट करके आपको पैसा रिफंड मिलता है और दोस्तों सरकार इसमें इस टोकन में कुछ भी सहायता नहीं करती। दोस्तों कोई भी सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स या कोई एग्रीमेंट आपको अगर वेरीफाई कराना है ओरिजिनल है या नहीं तो ऑन द स्पॉट चेक करने का ट्रिक वो है कि दोस्तों उसके ऊपर ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का गवर्नमेंट सील मारा हुआ स्टैम्प होता है, उसमें आप नाम मात्र हल्का सा पानी लगाइए। अगर वो स्टैम्प स्प्रेड हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, अगर वो स्प्रेड नहीं हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट फेक है। और अगर यूनियन बैंक में है तो दोस्तों ये न्यूज आपके लिए, क्योंकि आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक इसमें मर्ज हो चुकी है और 30 जून से पहले आपके चेकबुक आप चेंज कीजिए, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से न्यू IFSC कोड आ रहे हैं, इसके वजह से आपके पुराने चेकबुक और ट्रांजैक्शन नहीं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपको सालाना 10,000 तक सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री होगा और आप RD और FD में निवेश करते हो और आपको 40,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स फ्री होता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इनकम स्कीम में मिल रहा है 6.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना। अगर आप 5 साल तक निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.7%। अगर आप NSE में निवेश करते हैं तो आपको सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.8%। अगर आप किसान विकास पत्र में निवेश करेंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.9%। अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप आपकी इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको सालाना 4% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
दोस्तों अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर रहे हैं 5 साल तक, तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 5.30%, आईसीआईसी बैंक दे रही है सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.35% और एक्सिस बैंक दे रही है सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.40%। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सालाना 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में और पब्लिक सेक्टर बैंक में ओपन कर सकते हैं।